हाँ, तो कैप्सूल सीरीज कंटिन्यू। आज अपन बात करेंगे हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 की। ठीक है, जो 5वां चैप्टर है जिसका नाम है थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स, यानी कि यात्रियों के नज़रिए। कौन कौन से यात्री हमारे देश के अंदर आए थे, चैप्टर बहुत अच्छे से अपने पढ़ लिया और उन्होंने क्या क्या अपने विचार रखे, क्या क्या बातें रखी, वो अपन इसे पढ़ेंगे। लेकिन सिलेक्टेड क्वेश्चन है इसके अंदर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और शॉर्ट इसमें अपन कर लेंगे और लाइव टेस्ट तो आपको देना ही है। तो कुल मिला के जो है आपका एक चैप्टर हो जाएगा कवर, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लाइव टेस्ट दोनों आपको देना है। ठीक है, उसके बिना तैयारी नहीं होगी। तो ध्यान रखो, पहला क्वेश्चन ये है, 100% इंपॉर्टेंट है कि इब्न बतूता भारत की डाक प्रणाली की कार्यकुशलता देखकर क्यों चकित हुआ, उल्लेख कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई वाज इब्न बतूता अमेज्ड बाय द एफिशिएंसी ऑफ इंडियन पोस्टल सिस्टम, एक्सप्लेन। तो देखो इसलिए हुआ कि इब्न बतूता भारत की डाक प्रणाली की कार्यकुशलता देखकर चकित हुआ क्योंकि भारत की डाक प्रणाली इतनी अधिक कुशल थी कि जहां सिंध से दिल्ली तक की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहीं सुल्तान तक गुप्तचरों की खबर मात्र 5 दिनों में पहुंच जाती थी। ये बड़ी चीज़ थी। इसका मतलब कितने वो एक्सपर्ट होते होंगे। इसके अतिरिक्त इससे व्यापारियों के लिए न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजी जा सकती थी, बल्कि अल्प सूचना पर माल भी भेजा जा सकता था। कोई किसी ने सूचना दे दी कि भाई मुझे इतना माल चाहिए या फिर ये हमारे पास में रेडी हैं, तो वो आराम से इन्फॉर्मेशन भेजी जा सकती थी। ये हो जाएगा इब्न बतूता वाला, जिसने हमारी जो इंडियन पोस्टल सिस्टम है उसको किस हिसाब से अच्छा बताया था। उसके सब ये कारण है कि इब्न बतूता वाज अमेज्ड द एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम विच अलाउड merchants to not only send information and remit credit across long distance but also dispatch goods required to short notice. Postal system was so efficient that while it took 50 days to reach Delhi for Sindh, the news report of would reach the Sultan through the postal system in just 5 days, 5 दिनों के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इब्न बतूता ने भारतीय शहरों के संबंध में जो कुछ लिखा है उस पर प्रकाश डालिए, या फिर इब्न बतूता ने भारतीय उपमहाद्वीप के शहरों को लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर पाया। दिल्ली शहर के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या कीजिए। दिल्ली शहर को उन्होंने कैसा बताया था वो भी अपन को बताना है। थ्रो लाइट ऑन व्हाट इब्न बतूता वाज रिटन अबाउट इंडियन टाउन्स, या फिर इब्न बतूता फाउंड सिटीज इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो देखो आपको बताइए कि ये कहाँ का रहने वाला था। मैंने अच्छे से चैप्टर पढ़ा दिया, लाइव टेस्ट भी ले चुका। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। उसने भारतीय शहरों के बारे में लिखा था कि भारतीय शहर घनी आबादी वाले व समृद्ध हैं, मतलब अच्छी खासी पॉपुलेशन है, यानी कि वो डेंसली पॉपुलेटेड है और प्रोस्परस है, मतलब अच्छे खासे हैं, धनी है, पैसे वाले लोग रहते हैं, अच्छे लोग, रिच लोग हैं। उसने दिल्ली को भारत का सबसे बड़ा व विशाल जनसंख्या वाला शहर बताया था कि दिल्ली है वो सबसे बड़ा है ना, वास्ट सिटी है। उसने महाराष्ट्र के दौलताबाद शहर को भी आकार में, साइज में दिल्ली के पैरेलल समकक्षी बताया था, उसके बराबर बताया था। और शहरों के बाजार मात्र आर्थिक विनिमय के स्थान नहीं है, बल्कि उसने कहा था कि वो सामाजिक और आर्थिक, यानी कि सोशल एंड इकोनॉमिक दोनों एक्टिविटी के लिए एक सेंटर भी है, आर्थिक गतिविधि केंद्र भी है। अधिकांश बाजारों में एक मस्जिद और एक मंदिर बोले होता था। इसका मतलब ये है कि तीनों धर्मों के आपस में गुरुद्वारे भी होते थे। सभी धर्मों की रेस्पेक्ट हमें देखने को मिली है, ये भी प्रशंसा वो करता है। शहर आवश्यक इच्छा, साधन और कौशल वाले लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर है, मतलब अच्छा खासा उसने ये बातें हमारी बताई है सिटी की। ठीक है ना, यानी कि ये देखो, सिटीज इन द सबकॉन्टिनेंट वर फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज हु हैड नेसेसरी ड्राइव, रिसोर्सेज एंड स्किल्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तीसरा, किताबुल हिंद की कुछ विशेषताएं आपको बतानी है। हालांकि किताबुल हिंद के बारे में अपन बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर के अकॉर्डिंग मेंशन द फीचर्स ऑफ किताबुल हिंद। किताबुल हिंद अरबी में लिखी गई है, सबको पता है। ठीक है, किस में लिखी हुई है? अरबिक में। इसकी भाषा सरल और स्पष्ट है, बिल्कुल लैंग्वेज सिंपल एंड क्लियर। इसमें धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों, प्रथाओं, ये सब जितने भी सामाजिक भार तोल, ये सब बातें, मूर्तिकला, कानून, ये सब इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मिलती है। ठीक है, इसमें एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया गया है, यानी कि एक डिस्ट्रक्टिव स्टाइल इसमें यूज़ की गई है, जिसमें आरंभ में एक प्रश्न पूछा जा रहा है, फिर संस्कृत वाली परंपराओं पर बातें हो रही है, वर्णन किया जा रहा है, अंत में उसके अन्य सांस्कृतिक के साथ में उसकी तुलना, कंपैरिजन भी किया जा रहा है। यह ग्रंथ अपनी स्पष्टता और पूर्वानुमेयता के लिए प्रसिद्ध है। दिस बुक फेमस फॉर इट्स क्लैरिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी के लिए भी ये बुक जो किताबुल हिंद है वो फेमस है। तो इंपॉर्टेंट 3-4 बातें अगर आप लिख दोगे तो इसकी जो फीचर्स है मेन विशेषताएं अपनी कंप्लीट हो जाएगी। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है। अगला, इब्न बतूता ने नारियल का वर्णन जो किया था, कोकोनट का, उसका भी देखना है। तो देखो, इब्न बतूता के अनुसार नारियल के वृक्ष स्वरूप में सबसे अनोखी और प्रकृति में सबसे आश्चर्यजनक वृक्षों में से एक बताया था। उसने कहा कि नारियल के पेड़ बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत आश्चर्यचकित हुआ इस नारियल के, कोकोनट के पेड़ को देख के, और कहा कि ये बिल्कुल खजूर के वृक्ष जैसे दिखते हैं, लंबे तो हैं ही, खजूर के जैसे दिखते हैं,
यानी कि दे टुक एग्जैक्टली लाइक डेट पाल्म। इसमें केवल एक अंतर है, क्या, कि नारियल से काष्ठफल प्राप्त होता था जबकि दूसरे से खजूर, बस ये फर्क है। यानी कि अपन अगर देखें, विदाउट डिफरेंस बिटवीन देम एक्सेप्ट दैट द वन प्रोड्यूस नट्स एंड इट्स फ्रूट्स एंड द अदर प्रोड्यूस डेट्स, यानी कि एक से तो फल मिलता है जिसको अपन काष्ठफल बोलते हैं, और जबकि दूसरे से खजूर मिलता है, बस फर्क इतना सा है, बाकी दिखने में दोनों सेम टू सेम है। नारियल मानो सिर में से मेल खाता है, इंसान का जैसे हेड होता है, सिर होता है, वैसा नारियल बोले दिखता है, ऐसा इन्होंने बताया था। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जब नारियल को अपन ऊपर से उसकी जो दाढ़ी होती है, अपन जिसको नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, जो उसके ऊपर जो होता है उसको अपन जैसे उसको साफ करते हैं, जो अंदर से जो एक निकलती है लकड़ी का सा बना, उसके ऊपर दो आंखें जैसी दिखती है, मतलब जैसे इंसान का वो सिर आंखें जो अपने जैसे आंखें हो, ऐसा कह रहा है कि वो बिल्कुल नारियल जो होता है वो इंसान के सिर से बिल्कुल मैच खाता है, क्योंकि इसमें दो आंखें तथा एक मुख है और अंदर का भाग हरा होने पर मस्तिष्क जैसा दिखाई देता है। ठीक है, इससे जुड़ा रेशा बालू जैसा दिखाई देता है और इससे रस्सी बनाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसने नारियल का वहाँ पर जाके वर्णन किया। एक था पान, पान का क्या वर्णन किया इब्न बतूता ने, कैसे हिसाब से पान को अच्छा बताया। तो देखो इब्न बतूता ने पान का वर्णन इसलिए किया क्योंकि इससे उसके पाठक पूरी तरह से अपरिचित थे। देखो सीधी सी बात है, अगर जब अपन कोई जिस चीज़ के बारे में अपन बिल्कुल भी नहीं जाने होते हैं और उसको अपन अगर जब जानते हैं, सुनते हैं, बड़ा इंटरेस्ट आता है कि रहो ऐसा भी होता है, तो इब्न बतूता ने पान का भी, आप अपन को इंडिया में ऐसा लगता है कि यार पान के बारे में क्या बताना है, लेकिन वहाँ पर मोरक्को के अंदर ये चीज़ें बताना उन लोगों के लिए बहुत अलग पसंद, लोगों से यार बहुत बड़ी चीज़ है ये तो इन्होंने पान के बारे में इसलिए बताया कि वहाँ के जो लोग थे, जो इसको पढ़ने वाले लोग थे, इसकी किताबें जो पढ़ने वाले लोग थे, इनके ग्रंथ या एपिक जो पढ़ने वाले लोग थे, वो बिल्कुल नहीं जानते थे, अनभिज्ञ थे, इस चीज़ से अपरिचित थे। इसलिए इब्न बतूता के अनुसार पान का कोई फल नहीं होता और इसे केवल इसकी पत्तियों के लिए उगाया जाता है। पान को अंगूर लता की तरह ही उगाया जाता है। पान के प्रयोग करने की विधि यह है कि इसे खाने से पहले सुपारी ली जाती थी, इसके छोटे छोटे टुकड़ों को मुंह में रखकर चबाया जाता था, इसके पश्चात पान की पत्तियों को उनके साथ में चबा लिया जाता था। आप सब समझते हो कि किस हिसाब से पान बनता है। मेरे हिसाब से इंडियंस लोगों को तो पान के बारे में बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगला अल-बिरूनी, अल-बिरूनी द्वारा उल्लिखित भारत की वो जो वर्ण व्यवस्था है उसका वर्णन कीजिए। यानी अल-बिरूनी ने जो वर्ण सिस्टम बताया है उसके बारे में उसने क्या क्या बताया, तो वही सेम सिस्टम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यही चार बताए थे उसने अपने वहाँ जाके, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण उसने ये बताया कि ब्राह्मण की जाति सबसे ऊंची थी, ब्राह्मण ब्रह्मा के सिर से उत्पन्न हुए थे और इन्हें सबसे उत्तम बेस्ट माना जाता है, सब समझते हो। क्षत्रिय, इसके ब्राह्मणों के बाद में दूसरी जाति बोले क्षत्रियों की थी, जिसका जन्म ब्राह्मण के कंधों और हाथों से हुआ था। उनका दर्जा ब्राह्मणों से अधिक नीचा नहीं था, मतलब यह कि लगभग ब्राह्मणों के बराबरी क्षत्रिय होते थे। वैश्य, क्षत्रियों के बाद वैश्य आते हैं, इनका जन्म ब्राह्मण की जंघों से हुआ था, थाइज जब कह सकते हैं। वैश्यास कम आफ्टर क्षत्रिय, दे वर क्रिएटेड फ्रॉम द थाइज ऑफ ब्रह्मा, ठीक है, ब्राह्मण। और शूद्र, इनका उद्भव ब्राह्मण के चरणों से हुआ था, ठीक है, पैरों से, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द फीट ऑफ ब्राह्मण, वो शूद्र हो गए। तो ये चार जो अपने बहुत पहले से पढ़ रखी है, इजिली याद हो जाएगा। फिर है अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक के मैंने दो क्वेश्चन लिए छोटे छोटे, हो सकता है दोनों को मिला के एक पूछ लिया जाए, हो सकता है अलग अलग भी पूछ लेते हो, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब्दुल रज़ाक ने अपने यात्रा वृत्तांत में दक्षिण भारत का किस प्रकार वर्णन किया है। हाउ हैज़ अब्दुल रज़ाक डिस्क्राइब साउथ इंडिया इन हिज ट्रैवल। देखो 1440 दशक में 1440 में दशक में लिखा गया है कि अब्दुल रज़ाक का मत ईश्वर यात्रा वृत्तांत संवेगों और अवबोधनों का एक रोचक मिश्रण है। उसने केरल में कालीकट, जिसको हम कह सकते हैं कि जो आज का है कोझिकोड, आधुनिक कोझिकोड का मतलब प्रेजेंट कोझिकोड है, प्रेजेंट डे कोझिकोड बन चुका है, पहले वो था कालीकट, ठीक है, कालीकट। इस बंदरगाह पर जो देखा उसे प्रशंसनीय नहीं माना। उसने लिखा है कि यहाँ ऐसे लोग बसे हुए हैं जिनकी कल्पना उसने कभी की भी नहीं थी। इन लोगों को उसने एक विचित्र देश कहा। डिफरेंट तरह के लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, दिखने में कहीं अलग अलग से दिखते हैं, ये सब बातें, अलग ही रहन सहन, अलग पहनावा है। तो यहाँ के लोग, इसने कहा बड़ा विचित्र देश है, ठीक है, ये बातें इसने कही थी, यानी कि स्ट्रैंज नेशन इसने बताया था। ऐसा एक और है, इसने एक मंदिर का भी डिस्क्राइब किया है, मंगलोर के मंदिर, ठीक है। तो मंगलोर टेम्पल जो है, मंगलोर के अंदर एक टेम्पल था, टेम्पल ऑफ मंगलोर, उसके बारे में अब्दुल रज़ाक ने क्या कहा। तो छोटा बड़ा क्वेश्चन को आ सकता है, इसलिए ध्यान से अपन उसको पढ़ेंगे कि अब्दुल रज़ाक ने लिखा कि मंगलोर से 9 मील दूर, 9 मील का मतलब 1 किलोमीटर से ज़्यादा होता है 1 मील, तो 9 मील के भीतर ही उसने एक ऐसा पूजा स्थल देखा जो संपूर्ण विश्व में अतुलनीय है। ये वर्गाकार था तथा 4 द्वार मंडपों के साथ कांसे से ढका हुआ था। प्रवेश द्वार के द्वार मंडप में सोने की बनी एक मूर्ति थी जो मानव की आकृति जैसी दिखती थी तथा आदमकद थी। इसकी दोनों आंखों में काले रंग के मणिक इतनी चतुराई से लगाए गए थे कि ऐसा लगता था
मानो वे देख सकती हो, मतलब ऐसा लगता है जैसे अपने सामने ही बैठी हो, एकदम आंखों से आंखों नज़र मिला रही है, देख सकती हो, इतना मतलब प्रॉपर तरीके से एकदम सजीव मतलब लगती है। ये शिल्प और कारीगरी एक अद्भुत थी, मतलब यहाँ की जो कारीगरी है बोले वो बिल्कुल डिफरेंट थी, अद्भुत थी। ये बातें कि दिस क्राफ्ट एंड आर्टिशनशिप वॉज अमेजिंग, यानी कि वो तो है ही, इंडियंस ने जो कलाकृतियाँ की है विदेशी बहुत पसंद है यहाँ की, चाहे अपने फर्नीचर के ऊपर ड्राइंग की गई हो, चाहे दीवारों पर की हो, बहुत परफेक्टली अपन यहाँ के जो लोग थे कारीगर बहुत अच्छे थे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है वह कि 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में भारत में आने वाले 3 यूरोपीय यात्रियों का वर्णन उल्लेख कीजिए। मेंशन द 3 यूरोपियन ट्रैवलर्स विजिटेड इंडिया इन 17th सेंचुरी। तो पहला तो ये कि 16वीं शताब्दी में दुआर्ते बरबोसा नामक यूरोपीय यात्री ने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत वर्णन किया था। एक तो ये बंदा था। इन 16th सेंचुरी, हाँ ठीक है, ए यूरोपियन ट्रैवलर नेम डुआर्ते बारबोसा हु रोट ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ ट्रेड एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया। ये दक्षिण भारत के अंदर आया था 16वीं शताब्दी में, 16th सेंचुरी में। फिर है 17वीं शताब्दी में ये आया था जो बैप्टिस्ट तेवर्नियर, ठीक है, जो बैप्टिस्ट तेवर्नियर नामक एक फ्रांसीसी जोहरी ने भारत की कम से कम 6 बार यात्रा की। वह भारत की व्यापारिक स्थितियों से बड़ा प्रभावित था। तो यहाँ पर 2 बातें ध्यान रखनी है। एक, ये जो दुआर्ते बारबोसा है ये यूरोपियन यात्री था। दूसरा जो बैप्टिस्ट तेवर्नियर हैं ये आपके फ्रांसीसी था। ये इनका देश भी ज़रूर याद रखना। और भारत में कहाँ आए थे, वो दक्षिण भारत में आया था और ये अपने भारत में लगभग 6 बार यात्रा की थी, ऑलमोस्ट भारत में सब जगह घुमा आई, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर 17वीं शताब्दी में आया था एक इतालवी था, मतलब इटली का जो था चिकित्सक था मनुकी, ये भी भारत आए और यहीं पर बस गए। ये तो यहीं पर आके फाइनल रहने भी लग गए। तो 3 यात्रियों के 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में जो 16th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी के बीच में जो आए थे वो 3 बंदों का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो जहाँ तक है कैप्सूल ही होता है, मतलब छोटा बनाया जाता है, सिलेक्टेड क्वेश्चन रिस्क लेके बनाए जाते हैं। लाइव टेस्ट में भरपाई होने वाली है और क्योंकि बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं लेकिन सिलेक्टेड से निकालना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ 100% ये 100% मोस्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। और लाइव टेस्ट इसके साथ में अगर दे दोगे तो ऑलमोस्ट आपकी हिस्ट्री वाला चैप्टर 100% कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि घूम फिर के क्वेश्चन तो यही आने, ये पक्की बात है। कोई भी क्वेश्चन वो नहीं होता, लेकिन लाइव टेस्ट दे दिया साथ में तो छोटे मोटे क्वेश्चन से ही बड़े बनते हैं, तो आपके सारा ओवरऑल कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था अपने हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जो कि अपने कैप्सूल अपने कर लिया कंप्लीट, ठीक है, ओके।